तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में हर बार की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांटे, बीएड, आरपी और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को हर बार की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो जितने भी क्वेश्चन का आंसर उनको आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको किस लेवल तक की वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। नाम क्या दिया हुआ? क्राकरी दिया हुआ, प्लेट है, कटोरा है। देखिए सबसे पहली चीज, प्लेट कटोरा सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन क्राकरी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है क्या होता है। इसी वजह से वो कंफ्यूज में पड़ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्राकरी के बारे में पहले जानते हैं। जो क्राकरी होती है उसको दोस्तों कहते हैं, क्राकरी को चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों का आजकल चलन भी बहुत ज़्यादा है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक, उनको कहते हैं क्राकरी। तो आप प्लेट और कटोरा, अगर प्लेट को पी मैं ले लूँ और कटोरा को के ले लूँ, तो ये दोनों क्या होते हैं? प्लेट कटोरा बर्तन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन प्लेट अलग चीज़ है, कटोरा अलग है। प्लेट में आप खाना खाते हैं रख करके और कटोरा में पानी चाय पीते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें अलग भिन्न है, तो इनको हमें एक दूसरे में नहीं मिलाना है, इसको अलग ही रहने देंगे। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। तो ये दोनों क्राकरी के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? क्राकरी के अंदर आ जाएंगे। यही आपका बेस्ट आप आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी आकृति आएगी। अगर पहली आकृति में देखें 3 बिंदी है, दूसरी में देखें 6 बिंदी है, तीसरी में देखें 9 बिंदी है, उस हिसाब से देखें तो 3-3 का जो है बढ़ोतरी हो रही है। पहले से दूसरे में देखिए 3 की बढ़ोतरी, फिर 3 की बढ़ोतरी, यानी 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, यानी अगले में 12 बिंदी होनी चाहिए। तो 12 बिंदी वाला ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो कुछ अलग सोचिए दोस्तों। ये इस टाइप का नहीं है क्वेश्चन। अगर आप रोमन संख्याओं को जानते हैं, रोमन अंक को जानते हैं, तो आपको पता होगा 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखा जाता है रोमन अंक में। तो वही चीज़ दिया हुआ, रोमन अंक का ये 1 है, रोमन अंक का ये 2 है, रोमन अंक का ये 3 है, बिंदी से बनाया गया है। तो रोमन अंक का 4 कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इस टाइप का बिंदी से बना हुआ ऑप्शन में देखिए सिर्फ यही दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरफ से आपको सोचना पड़ता है किस तरीके। तो ये कैसे मुमकिन होगा? आपका दिमाग वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ये प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यहाँ पर भी टाइम दीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम बीट कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें से x के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फिगर वाले क्वेश्चन में जहाँ पे जो संख्या गायब रहेगी, सेम वहीं पे दूसरे फिगर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और वो संख्याएं कैसे आई हैं, वही हमें लॉजिक को ढूंढना है। अब लॉजिक को ढूंढेंगे, पहले फिगर से देखेंगे कि x जो 16 कैसे आया, 37, 43 और 20, इन्हीं तीनों की हेल्प से x आएगा। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैसे आएगा चलिए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट फिगर में अगर हम देखते हैं तो ऊपर 37 दिया हुआ है, ठीक है, उसको ले लेते हैं और नीचे 43 है। इन दोनों को जोड़ करके पहले देखते हैं 43। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 4 3 7 1 80 आएगा। 80 और 16 में फ़र्क है। एक काम करते हैं, जो 20 है इसका भी कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस 20 से हम भाग दे देते हैं, ठीक। 20 से अगर भाग देंगे 80 में तो 4 आएगा, तो बात तब भी नहीं बन रही है। तो 4 से 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए इतना करेंगे तो मुझको उम्मीद है कि आपका आ जाएगा। 37 43 80, 80 में 20 से भाग देंगे 4, 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। यही ट्रिक इसमें अप्लाई करते हैं। तीसरे वाले में देखते हैं कि सही है कि नहीं। तीसरे फिगर में चलते हैं क्योंकि दूसरे फिगर में तो हमें निकालना है। अगर लॉजिक सही होगी तो दोस्तों इसमें भी काम करेगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 67 है, ठीक है, 67 और प्लस नीचे 73 है, दोनों को जोड़ लेते हैं। 67 और 73 को जोड़ करके बटे में क्या करते हैं, 35 से भाग दे देते हैं, ठीक। 4 से इसमें भी गुणा, तो 4 से भी गुणा करेंगे। पहले ये भाग दे करके देखिए तो आपका 4 7 3 10 हो जाएगा, 7 6 13 14 हो जाएगा। 140, 35 से भाग देंगे 4 आएगा। अगर हम इसमें भी 4 का गुणा कर देते हैं तो 4 चौको 16 यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 24 लाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 का गुणा ना करके 6 का गुणा कर देते हैं। कहेंगे ये कौन सी लॉजिक है, एक में 4 का 1 का 6 में, बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तक तो मामला ठीक है जो ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ब्रैकेट के जो बाहर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसमें मामला बिगड़ रहा है। तो कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए पहले फिगर में हमने क्या किया, 4 का गुणा, तीसरे फिगर में हमने क्या किया, 6 का गुणा किया। तो दूसरे फिगर में हम वो गुणा किससे करेंगे अभी पता चल जाएगा। देखिए 47 है,
ठीक, पहले ये काम कर लेते हैं। 47 53 को हम जोड़ने वाला पहले काम कर लेते हैं। 47 53 को जोड़ेंगे और बटे में क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। इतना पहले काम कीजिए। तो 25 से अगर भाग देते, इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 3 10, 5 4 9 1 10, यानी कि 100 आएगा। 25 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। फिर अगर हम इसमें भी 4 का गुणा करते हैं तो दोस्तों 16 ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो दोस्तों 6 चौको 24 भी ऑप्शन में दिया नहीं है। तो फिर किससे गुणा करेंगे, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले फिगर में 4 का गुणा किया गया, इसमें 6 का गुणा किया, इसमें 5 का गुणा करेंगे। देखिए 4 से 5, 5 से 6, सीरियल क्रम में गुणा करेंगे। पहले में 4 का किया, दूसरे में 5, तीसरे में 6, यानी ये दूसरा वाला, तो इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस से बदला जाता है, गुणे को प्लस से बदला जाता है और माइनस को गुणे से बदला जाता है, तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए, बोर्ड मास रूल जिनको पता है वो तभी सेकेंडों में उड़ा देंगे। सिर्फ चिन्हों को बदल लीजिए। क्या कह रहा है, प्लस को माइनस में, माइनस यहाँ पे बनाइए, ये जो आपका समीकरण है, और 5 है। गुणे को किस में बदल रहा है, प्लस में, प्लस बना लीजिए। अब माइनस को गुणे में, 9/4। बोर्ड मास रूल नहीं पता है, थोड़ा सा 1 सेकेंड वाली बात है, जान लीजिए। जो नए बच्चे हैं, पुराने, उनको पता ही होगा। 20 से ब्रैकेट, यानी जो भी ब्रैकेट रहेगी पहले उसको तोड़ेंगे। उसमें सबसे पहले छोटी को तोड़ते हैं, फिर मझला को तोड़ते हैं, और फिर बड़ी को तोड़ते हैं। एक और ब्रैकेट आती है जिसको सबसे पहले तोड़ा जाता है, वो बार वाली होती है। जैसे 9 - 6 है, उसके ऊपर बार लगाओ, पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ये बार वाली ब्रैकेट होती है। ओ से आर्डर यानी स्क्वायर के रूप में, कड़ी के रूप में, या ऑफ लगा हुआ इस रूप में दिया हुआ, तो उसको तोड़ेंगे। फिर चिन्हों में आ जाते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में इसको तोड़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट को तोड़ने से पहले इसके अंदर के काम को निपटा लीजिए। तो 7 5 12 हो जाएगा। बाकी जो कहते हैं वैसे लिख लीजिए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो एक ही लाइन में हो जाएगा, कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ कट पिट रहा है। देखिए 9/6 को तो हम काट सकते हैं, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 6 का 12। ठीक है, इतना हो जाएगा काम। अब ये नीचे का मामला खत्म हो गया है। अब जो है गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह और गुणा वाला चिन्ह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस वाला करेंगे, गुणा वाला करेंगे, तो गुणा वाला करेंगे। तो 36 के 18 हो जाएगा, यानी ये 28 - 18 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लंबा है पढ़ने में, लेकिन कुछ है नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, 5 लड़के ABCDE, क्या कह रहा है कि 5 लड़के हैं ABCDE, ठीक, और 5 लड़कियां हैं PQRST। कह रहा है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं PQRST। ये आपका बॉय है, ये आपका गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है। कह रहा है कि एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में। कह रहा है कि 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, जैसे एक पंक्ति में ये बॉय है, एक पंक्ति में एक गर्ल है, इस तरीके से आमने सामने बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि आमने सामने बैठाना है, और कैसे बैठाना है वो तो अभी आगे क्वेश्चन क्लियर करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आमने सामने बैठे हैं, तो एक दूसरे का मुंह इस तरीके से होगा, जैसे 5 लड़कियां इस तरीके से हैं, तो ऐसे आमने सामने बैठे होंगे, ठीक, इस तरीके से आपका आमने सामने बैठे होंगे। तो इन दोनों का मुंह अगर एक दूसरे की तरफ होगा, तो यहाँ पर दायां बायां में जो है बदलना पड़ेगा। जैसे अगर गर्ल को हम नीचे रखते हैं बॉय को ऊपर, या बॉय को नीचे गर्ल को ऊपर, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर नीचे वाला है तो जिधर आपका दायां उसका उधर ही दायां होगा, जिधर आपका बायां उधर ही बायां होगा। लेकिन ऊपर वाले का बदल जाएगा, क्योंकि आपके सामने अगर कोई बंदा है तो उसका जिधर दायां होगा आपका बायां हो जाएगा, और जिधर आपका बायां होगा उसका दायां हो जाएगा। ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो ये इसमें भी वही हाल होगा। इनका इधर बायां हो जाएगा बॉय का, और दायां इधर होगा। तो दायां बायां में कंफ्यूजन करके इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत कीजिएगा। देखिए समझ लीजिए, अगर दक्षिण की तरफ, मतलब आपकी तरफ मुंह है, आपकी तरफ मुंह है, इसको दक्षिण की तरफ मुंह कहते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह है तो आपका उल्टा हो जाएगा, आपका जिधर दायां उनका बायां, जिधर आपका बायां उधर दायां। और अगर उत्तर की तरफ मुंह है, जैसे लड़कियों का उत्तर की तरफ मुंह है, यानी आप जिधर देख रहे हैं उधर देख रही हैं, तो जिधर आपका दायां उनका दायां, जिधर आपका बायां उनका बायां। बस ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे अभी नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि सी केंद्र में बैठा है। अभी जो है ये मामला चल रहा है लड़कों वाला। लड़कों में कह रहा है कि सी केंद्र में है, बीच में है, यानी कि इसके इस साइड 2 बंदे होंगे, इस साइड 2 बंदे होंगे। जब केंद्र में तो इधर उधर होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है और ए उसकी बाईं ओर बैठा है, और ए को कह रहा है उसकी बाईं ओर। तो बायां मैंने क्या किया, इसमें लड़कों वाले में उल्टा होगा, जिधर आपका दायां उनका बायां, जिधर उनका आपका दायां आपका बायां उधर दायां, उल्टा इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो क्या कह रहा है कि ए इसकी बाईं ओर है, सी के बाईं ओर ए है, 2 जगह खाली है, ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है, फाइनल नहीं है कहाँ होगा, तो इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, मैं जगह छोड़े हूँ बाएं वाली। आगे कह रहा है कि डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है।
डी को कह रहा है बी और सी, सी यहाँ पर है, अगर बी को हम यहाँ पर रखेंगे तभी डी इन दोनों के बीच में आएगा। डी को क्या कह रहा है, बी और सी के बीच में बैठा है। इतना काम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है टी जो कि एस के बाईं ओर बैठा है। टी को कह रहा है जो कि एस के बाईं ओर बैठा है, बी के सामने बैठी है। टी को कह रहा है एस के बाईं ओर भी बता रहा है और बी के सामने है, तो बी के सामने का मतलब यहाँ पे टी होगी। लड़की की बात अब चल रही है। लड़की को कह रहा है कि टी जो है बी के सामने बैठा है और साथ साथ कह रहा है कि एस के बाईं ओर है, तो एस यहाँ पर होगा तभी तो बायां होगा, क्योंकि अब लड़कियों वाली बात होगी तो लड़कियों का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। देखिए बहुत कंफ्यूजन खड़ा कर रहा है ये मामला। अब क्या कह रहा है कि टी जो है बी के सामने और साथ साथ एस के बाईं ओर भी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी के सामने बैठा है जो कि ई से 2 सीट की दूरी पर है। अब बी को कह रहा है कि ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो अब मुझको बताइए यहाँ पर मैंने ए वाली जगह क्यों छोड़ी थी? इसी वजह से छोड़ी थी। किस वजह से? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि अभी लड़कों वाले में ई वाला भी जो मैटर वो क्लियर नहीं था, ई वाला भी, तो यहाँ पर वो मैटर क्लियर हो रहा है। क्या कह रहा था कि टी जो एस के बाईं ओर है, टी जो एस के बाईं ओर है और बी के सामने बैठा है और जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। बी को कह रहा है कि ई से 2 सीट की दूरी पर, जब तक हम ई को यहाँ पर नहीं रखेंगे तब तक बी से 2 सीट की दूरी पर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ए को रख दिए होते जो कि सी के बाईं ओर बता रहा था, ई को यहाँ पर रखते तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि अब बी जो है इससे 3 सीट की दूरी पर हो जाता, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा। ठीक है, और साथ साथ ये भी नहीं कह रहा था कि ए जो है सी के बाईं ओर बगल में, अगर बगल में कह देता तब तो हर हाल में यहीं पे ए को रखना पड़ता, लेकिन ये चीज़ नहीं कहा। ए को हम यहाँ पर रखेंगे और ई को हम यहाँ पर रख देंगे। इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़िए। कह रहा पी जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है। पी को कह रहा है क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू और आर को ऐसे रख लीजिए, पी को इन दोनों के बीच में बैठाइए। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि आर इधर हो क्यू इधर हो तो पी बीच में तब भी आएगा। तो क्यू और आर की पोजीशन सही नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, हो सकता है कि क्वेश्चन क्यू और आर पे न आए, इसीलिए चीज़ नहीं कहा क्यू दाईं ओर है कि बाईं ओर है। ठीक है, लेकिन सेट ऐसे ही होगा। ठीक है, पी इस तरीके से बीच में आएगा। आगे कह रहा है इनमें से ई के सामने कौन है? ई के सामने देखिए कौन है, ई के सामने पी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ज़्यादा टाइम लिया समझाने की वजह से। दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी, टाइम नहीं लगेगी। समझ में आ गया? आंसर क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गार्डन का संबंध जिस तरीके से गार्डनर से है वही संबंध जो म्यूजियम का होता है किससे होगा? यानी कह सकते हैं कि गार्डनर का संबंध जिस तरीके से गार्डनर से है, म्यूजियम का संबंध किससे होगा? देखिए गार्डन आप जानते हैं बाग को कहते हैं, बगीचे को कहते हैं। ठीक, बगीचा होता है और बगीचे की देख रेख करने वाले को ही गार्डनर कहा जाता है, यानी माली कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम संग्रहालय। ठीक, संग्रहालय देखिए तो सही है संग्रहालय कि मुझको तो गलत लग रहा है? संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय का म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये हिंदी में जो लिखा हो सकता है गलत लिखा हो, आप सही कर लीजिए। बस म्यूजियम का संबंध संग्रहालय से जैसे होता है, तो संग्रहालय को देखने वाले को क्या कहते हैं? जैसे बगीचे को देखने वाले को माली कहा जाता है, वैसे संग्रहालय को देखने वाले को क्या कहा जाता है? संग्रहाध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्रहाध्यक्ष कहा जाता है। और उसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूरेटर। देखिए कहाँ है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो कहीं कहीं इंग्लिश में दे करके हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ी कर देता है। देगा ऐसे ही देगा, इंग्लिश में दे करके थोड़ा सा मुश्किल उनके लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। तो इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंटर करके ही आप किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में बैठे, इंटर करने के बाद ही बैठते हैं, तो उतनी तो इंग्लिश की नॉलेज होती ही होगी, ऐसी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि पी जो है इससे लंबा है, ग्रेटर देन। मैंने बताया कि लेस देन और ग्रेटर देन लंबे नाटे की बात हो, कम उम्र में ज़्यादा कम की बात हो, मोटे पतले की बात हो, तो इस तरीके से ग्रेटर और लेस चिन्ह का यूज़ करेंगे। फोड़ भी नहीं लगेगा, आंसर भी सटीक आएगा। कैसे? देखिए कह रहा है पी जो है टी से लंबा है, यानी पी इज ग्रेटर देन टी। ठीक, आगे के लिए क्यू एस से लंबा है, क्यू एस से, इन दोनों में कोई क्यू और एस का रिलेशन है, छोड़िए इसको, आगे पढ़िए। यू आर से लंबा है, इसको भी छोड़ दीजिए। एस पी से लंबा है, इसको भी छोड़िए। टी यू से लंबा है, टी का आ गया कहाँ? टी इसमें कह रहा है टी जो है यू से लंबा है, यानी टी इज ग्रेटर देन यू। ठीक, अब यू और कहाँ है? यहाँ पे है। यू कह रहा है कि यू आर से लंबा है, यू इज ग्रेटर देन आर। इस तरीके से ढूंढिए। अब आर आ गया, अब आर का किसी संबंध नहीं है, एस और पी का यहाँ पे संबंध दिख रहा है। देखिए एस और पी का यहाँ पे कह रहा है एस जो है पी से लंबा है, यानी कि एस जो है ग्रेटर देन पी। और यहाँ पर देखिए कह रहा है क्यू एस से लंबा है, यानी क्यू इज ग्रेटर देन एस।
अब इस तरीके से बन गया, यानी सबसे लंबा Q है, उससे छोटा S, उससे P, उससे T, उससे T, U, उससे R, यानी सबसे छोटा R है। इसमें पूछ रहा सबसे छोटा कौन है, तो R है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों रिलेशन को। देखेंगे किससे जुड़ रहा है, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं जुड़ेगा आगे बढ़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे जुड़ता है जोड़ते जाइए और बेहतरीन तरीके से आपका इस तरीके से सेट बनेगा और सेकेंडों में आंसर फिर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में 5 को 5 1 3 7 लिखा जाता है तो रेड को 9 2 4 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में फियर को क्या लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, 5 को क्या लिख रहा है, 5 1 3 7। देखिए जितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट की संख्या उतने यहाँ पर संख्या में अंक है, यानी एक के बदले गए, एफ के बदले 5, आई के बदले 1, वी के बदले 3, ई के बदले 7। अब दूसरा कह रहा है रेड को क्या लिखा जा रहा है, वो भी देख लीजिए। रेड को लिख रहा है 9 2 4, तो किसका पूछ रहा है, फियर को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें नंबरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। फियर में जो अल्फ़ाबेट है FEAR, हमें बस ये देखना है कि ये इन अल्फ़ाबेट का यूज़ इसमें नहीं ना है। फियर में देखिए एफ होता है, एफ है, ठीक है, तो एफ के नीचे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ के नीचे 5 लिख दीजिए। 5 में देखिए ई के सामने 7 है, फियर में ई है, 7 लिख दीजिए। अब ए आ गया, राइट में ए है, ए के नीचे 2 लिखा हुआ, 2 लिख लीजिए। राइट में आर के नीचे 9 लिखा है, आर के नीचे 9 लिख दीजिए, आंसर हो गया 5 7 2 9, 5 7 2 9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर कह रहा है कि पहले का संबंध जिस तरीके से दूसरे से, तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा। संबंधे वाला जितना भी क्वेश्चन दोस्तों रहता है वो अल्फ़ाबेट के रूप में हो या फिर जो है शब्द के रूप में हो या नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन होता है, वो सब के सब ऐसे ही वर्क करता है, ऐसी ट्रिक इसमें काम करती है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ KOPT, ठीक, इसको लिख रहा है क्या, AEFG, तो कह रहा है कि QUVZ को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं नंबरिंग करके। यहाँ पर अगर करते हैं तो K 11 पे होता है, O 15 पे होता है, P 16 पे होता है, T 20 पे होता है। यहाँ पर A1 E5 F6 J10। अब देखिए K से A बना, -10 हो रहा है, 11 से 1 आ रहा है। OE इसमें भी -10 है, यहाँ पर P 16 है और आपका F 6 है, यहाँ पर भी -10 ही है। T 20 J 10, -10 का काम चल रहा है। यहाँ पर अगर देखें Q 17 पे होता है, U 21 पे होता है, V 22 पे होता है, Z आपका 26 पे होता है। यहाँ पर अगर -10 करते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 पे G होता है, G से ही हमारा आंसर आ जाएगा, आगे मत ढूंढिएगा। अगर ऑप्शन में देखिए G यहाँ पर दिया हुआ है तो इस पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि कहीं और G नहीं। अगर कहीं और G दिया होता तो फिर हम दूसरा स्टेप निकालते, लेकिन जब एक में दिया हुआ है तो क्यों आप टाइम बर्बाद करेंगे। हमें मालूम हो गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सारी चीज़ें मालूम हो गई। टाइम एग्जाम में हमें टाइम बचाना है दोस्तों, हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, तो जैसे हो सके टाइम बचाइए। अगर एक ही में ऑप्शन में पहला मिल रहा है तो एक में टिक लगाइए, भागिए यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में आ रहे हैं, शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। 50 छात्र हैं, ठीक है, शीर्ष से नीचे ऊपर वाली बात हो रही है तो ऐसे कर दीजिए। 50 छात्र हैं, ये आपका शीर्ष है, ठीक, यहाँ पर आपका निचला हिस्सा है, ठीक, निचला हिस्सा ये। तो कह रहा है कि 50 टोटल छात्र हैं और आर्यन का शीर्ष से 17वां स्थान है, ऊपर से कह रहा है कि इसका स्थान, आर्यन का एक स्थान कह रहा है 17वां है, तो कह रहा है कि नीचे से इसका स्थान क्या होगा। हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है, नीचे से दे करके ऊपर का स्थान पूछे, ऊपर से दे करके नीचे का पूछे, दाएं से दे के बाएं का पूछे, बाएं से दे के दाएं का पूछे, हर तरफ से एक ही ट्रिक लगेगी। टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे जो भी दिया रहेगा और एक जोड़ देंगे। टोटल में से घटा के एक जोड़ देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा 33 और एक जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, यानी कि 34वां होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में डालिए इसको या गणितीय संक्रिया में डालिए, किसी में डाल के चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि 8 + 5 बराबर 1340 है। कह रहा है 4 + 6 का मान क्या होगा। कैसे लिखा हुआ है, 8 + 5 को 1340 लिखा कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं इन दोनों को जोड़ करके तो 8 5 13 होगा, तो 13 आगे, चलिए ठीक है। लेकिन 40 कैसे लिखा है, 40 भी बहुत आसान है जी, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 5 40, यानी कि एक बार जोड़ करके लिखा, एक बार गुणा करके, बस वही काम कर दीजिए। तो एक बार जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा और एक बार गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है आपका 10 24, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है, जगह का मैं थोड़ा यहाँ पर उतार देता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर इस श्रृंखला में, कह रहा है कि इस श्रृंखला में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया है कि स्लोली बढ़े तो प्लस वाली ट्रिक लगाइए, थोड़ा और स्पीड गुणे वाली लगाइए, थोड़ा और स्पीड स्क्वायर वाली, थोड़ा सा और स्पीड तो क्यू वाली। तो उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पर तो मुझको लग रहा है कि प्लस वाली ही ट्रिक काम करेगी। देखिए 4 से 11 + 7,
11 से 30 प्लस 19, 30 से 37 प्लस 37, 30 से 67 प्लस 37, 67 से 128 का मतलब 1 हो जाएगा। अब 12 का मतलब 6 हो जाएगा प्लस 61। अब कुछ बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है तो एक बार और चलिए इसी तरीके से 7 से 19 12, 19 से 30 का मतलब हो जाएगा 14, 9 17 हो जाएगा, 9 8 17, देखिए तो सही चल रहा है ना, हाँ 18, ठीक है प्लस 18। फिर 37 से 61 में कितना हो रहा है देखिए तो 11 हो जाएगा, 7 4 11, और ये हो जाएगा 5 2 प्लस 24। देखिए प्लस के प्लस में किस तरीके का काम चल रहा है वही हमें देखना है। यहाँ पर हमने जो पहली क्रम में देखा कि 7 7 7 19 37 61 की बढ़ोतरी हो रही थी, तो वहाँ से हमें लॉजिक पता ही नहीं चली कि किस क्रम में ये बढ़ रहे हैं। फिर जब दूसरी तरफ से हमने देखा कि ये उनके क्रम में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर देखा कि 12 18 और 24 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब इसमें देखेंगे किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो 12 6 18, 18 6 24, यानी प्लस 6 6 की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस 6 6 की बढ़ोतरी है। तो कैसे ये काम करेगा, तो प्लस 6 की जब बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें अगले पैटर्न में हम जोड़ेंगे कितना, 24 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस 30, यानी कि 61 में अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। तो 61 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो 6 3 9 91 हो जाएगा प्लस 91, और यही प्लस 91 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा किसमें, 128 में। 128 में जब ये 191 सिर्फ 91 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 1 9, 9 2 11 को 1, और दोस्तों 219। ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। बहुत आसान है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर पहला अक्षर समूह देखिए, बी है, ए है, वाई है, जेड है। तो बी को देखिए वाई का उल्टा है, ए जेड का उल्टा, ये दोनों अपने के अपोजिट है। इसी तरीके से देखिए एफ यू का उल्टा, ई वी का उल्टा, इसी तरीके से एच एस का उल्टा, जी टी का उल्टा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो सही है, डी डब्ल्यू उल्टे हैं एक दूसरे के, लेकिन सी का उल्टा वी नहीं बल्कि एक्स होता है, यही आपका गड़बड़ हो गया, यहीं पे असंगत मिल गया, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हर बार कहता रहता हूँ कि सीरियल क्रम ए टू जेड 1 से 26 तक ये नंबरिंग याद कर लीजिए, और इनके उल्टे क्रम भी याद कर लीजिए। ए का जेड होता है, बी का आपका वाई होता है, सी का आपका एक्स होता है, ये याद रहेगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, एकदम फाइनल है। किसी का भी एग्जाम दे रहा हूँ, एसएससी का और रेलवे का, किसी का भी एग्जाम हो। यहाँ पर क्या करें, दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में आती है। तो कौन सी संख्या एक आकृति में आती है, 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो है आयत में भी है, सर्किल में भी। 2 भी आयत में है, सर्किल में, ये तो तीनों में है, 4 आएगा नहीं। 1 भी नहीं आएगा, त्रिभुज और आयत में है। सिर्फ 3 ऐसा है जो कि एक आकृति में है, जो कि आयत वाली है। ये तो एकदम हवाई क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का क्वेश्चन। इसमें देखिए कथन है, आप जानते हैं कथन से डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कंक्लूजन पर चलेंगे और निष्कर्ष निकाल करके रख देंगे। ठीक है, निष्कर्ष से मिलाएंगे, जो सही रहेगा सही, गलत रहेगा कैसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कथन कह रहा है, हिंदी वाले पे आइए, कि सारे शेर बिल्लियां हैं। सारे शेर को बिल्लियां बना रहा है, ये आपका शेर हो गया। चलिए श से शेर हो गया, और कह रहा है कि सभी शेर बिल्लियां हैं। सभी शेर को क्या बना दिया, ब बना दिया, बिल्ली बना दिया। आगे कह रहा है कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्लियों को कह रहा है पालतू हैं, तो थोड़ा सा ही हिस्सा लेंगे। इस तरीके से कह रहा है कि कुछ बिल्लियां क्या हैं, पालतू हैं। पालतू पूरा लिख दीजिए, चलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पालतू हैं, कह रहा है सारे पालतू जानवर हैं। अब ये भी कह दिया कि सारे के सारे ये जो पालतू हैं वो सब क्या हैं, जानवर हैं। इस तरीके से मिलाइए इनको, 1 मिनट, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। अब ये आपका डायग्राम बनेगा। कह रहा है कि सारे पालतू, सारे के सारे जो पालतू हैं ग्रीन कलर वाला, वो कह रहा है जानवर हैं, तो वो सब के सब जानवर की कैटेगरी में इस तरीके से आ जाएंगे। समझ में आया। सभी शेर को कह रहा था बिल्लियां, तो मैंने सभी के सभी शेर को बिल्ली के अंदर डाल दिया। अब कह रहा है कि कुछ बिल्लियां पालतू हैं, तो मैंने ग्रीन वाले में थोड़े से ब्लू वाले को डाला, क्योंकि कुछ बिल्लियों को पालतू बना रहा है, सभी बिल्ली को नहीं कर रहा है। तो जितना कहेगा उसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। फिर कह रहा है कि सारे पालतू जानवर हैं, तो जितने भी पालतू हैं उन सबको हम क्या करेंगे, जानवर के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके का आपका डायग्राम बन करके रेडी हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां जानवर हैं, कुछ बिल्लियां जानवर। अब यहाँ पर देखिए, हमने जब सभी के सभी पालतू को जब हमने जानवर के अंदर डाला, जब सभी के सभी पालतू को हमने जानवर के अंदर डाला, देखिए इस तरीके से सभी के सभी पालतू को मैंने जब जानवर के अंदर डाला, तो जब सभी पालतू हमने डाला तो साथ साथ ये जानवर वाला हिस्सा थोड़ा सा बिल्लियों वाले हिस्से को भी अपने अंदर डाल रहा है, क्योंकि कुछ बिल्लियां पहले ही कह दिया था कि पालतू हैं। तो ये कुछ बिल्लियां जो आई हैं पालतू में, वही कुछ
जानवर में भी आ गई, क्योंकि सभी पालतू क्या हो गए, जानवर हो गए। तो दोस्तों जब सभी पालतू जानवर हैं और उसमें थोड़ी सी बिल्लियां भी पालतू हैं, तो क्या कुछ बिल्लियां जानवर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे कह रहा है सारे शेर जानवर हैं, सारे शेर जानवर कहाँ से हो जाएंगे? शेर का इनमें मिलन ही नहीं है, जानवर और शेर का, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कहीं से ये यहाँ पे में भी कुछ बन सकता है, अगर कहता कुछ कहता तो उसमें आप सोचते, लेकिन वो भी 100% सही नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें जब तक 100% आप श्योर नहीं है, 100% जब तक सही नहीं, उसको सही नहीं कह सकते, उसको तुरंत गलत काट दीजिए। बात समझ में आ गई? यहाँ से भी ये डायग्राम से भी नहीं मिल रहा है जानवर और शेर का, कहीं से डायग्राम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को इल्डियर लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा है लीडर को? देखिए तो लीडर को लिखा है दोस्तों, लीडर को ELDARE लिखा है। तो कह रहा है कि फाउंटेन को इसी कोड भाषा में, फाउंटेन को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए किया क्या है, किया क्या है, वही सेम चीज़ है, ये सेम अल्फ़ाबेट का यूज़ इसमें किया है, कहीं से अलग थलग नहीं किया है। क्रॉस वाला ट्रिक लगाया, देखिए इस तरीके से चेंज किया है। आपको भी वैसे ही चेंज करना है, यानी ओ की जगह एफ, एफ की जगह ओ, ऐसे ही यहाँ पर भी यू की जगह एन, एन की जगह यू, ऐसे ही यहाँ पर भी टी की जगह ए की जगह टी, ऐसे ही यहाँ पर भी आई की जगह एन, एन की जगह आई। ठीक है, अब देखिए तो ओ एफ एन, ओ एफ एन, ओ एफ एन, यहीं से तीन ही से मिल गया आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला काउंटिंग फिगर, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? सिर्फ नंबरिंग कर दीजिए। इसमें जब भी ऐसा रहे त्रिभुज, आयत या वर्ग में ऐसे ही विकर्ण मिले हुए हों, भुजा के अंदर कुछ ऐसा मिला हुआ हो, त्रिभुज का निर्माण करें, ऐसे ही नंबरिंग कर दीजिए। जो मैक्सिमम नंबर आए उसका सिर्फ 2 ना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। अगला यहाँ पर क्या करें, एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं, PQRS हैं। PQRS 4 चांदी की वस्तुएं किसी व्यक्ति के पास है, जिनका एक का नाम P, एक का नाम Q, एक का नाम R, एक का S है। कह रहा है और प्रत्येक का वजन भिन्न है, इन चारों का वजन भी भिन्न है। कह रहा है P का वजन Q के वजन का 3 गुना है। कह रहा है P का जो वजन है Q के वजन का कह रहा है 3 गुना है। आगे कह रहा है Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना। आगे कह रहा है Q का जो वजन है S के वजन का 2.5 गुना है, किसके वजन का? S के वजन का। आगे कह रहा है R का वजन S के वजन के आधे के बराबर है। कह रहा R का वजन जो है S के वजन के आधे के बराबर है। या इस समीकरण से कह सकते हैं, पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में चला जाए, S का वजन कितना है? R का दूना है, तो इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको याद रखिए। कह रहा है दी गई चांदी की वस्तुओं में से किसका वजन सबसे कम है? अब यहाँ से देखिए, P का वजन Q से 3 गुना है, तो P का वजन ग्रेटर है Q के वजन से। आगे कह रहा है कि Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है, तो यहाँ पर यानी Q का वजन क्या है? S के वजन से 2.5 गुना है, बड़ा है। आगे ये भी कह रहा है कि S का वजन R का दूना है। S का वजन क्या है? R के दूने के बराबर है, यानी S का वजन कह सकते हैं कि R से भारी है, दूने के जब बराबर है। तो ये इस तरीके का समीकरण कुछ हमने इस समीकरण से बना लिया। P का वजन सबसे बड़ा, Q का उससे छोटा, S का उससे छोटा, R का सबसे छोटा। तो क्या कह रहा है, चांदी की वस्तु में किसका वजन सबसे कम है? R का है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन कह रहे यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहे हैं, तो कह रहा है इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय घड़ी में पूछे, कुछ मत कीजिए, 12 में से जो वास्तविक समय दिया हुआ उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 60, 11 60 लिख लीजिए, घटाने में आसानी होगी। तो ये आपका 10 हो गया, 5 बचा, ये 5 बचा, तो ये 4 हो गया, और 11 का मतलब 8 3 11, 8 45, देखिए कहाँ है, ऑप्शन 1 इज द राइट। अगला ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान है, कुछ है नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आकृति गायब है, उस आकृति को रख करके इसको पूरा कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद, नहीं पहले तो इसको कमेंट कीजिएगा और उसके बाद बोलना था, पहले बोल दिया। ये भी देखिए रेलवे NTPC 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार ठीक है साहब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।